बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वैस कुरैशी और बायोलॉजी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। कुरान एंड बायोलॉजी। कुरान और बायोलॉजी को समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ज़िंदगी के बारे में क्या बताया। हमारी मोतबर किताब कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने नॉलेज दी है हमें कुरान पाक में इब्तिदा के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की, जानदारों की शुरुआत के बारे में कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की इब्तिदा कैसे होती है, वो पैदा कैसे होते हैं, वो बनते कैसे हैं, और उनके कुछ करैक्टर्स के बारे में। अब आपको करैक्टर्स पता होंगे कि करैक्टर्स क्या होते हैं। करैक्टर्स कहते हैं खुसूसियात को, जैसे कि कोई चलता है तो कोई हवा में उड़ता है और कोई पानी में तैरता है, तो ये करैक्टर्स हैं। फिर इसी तरीके से जो है वो कलर्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, ये सब के सब करैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं, हाइट करैक्टर में आ जाती है। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो हमें मालूमात दी है वो ओरिजिन, इब्तिदा के बारे में, करैक्टर्स के बारे में, किसके बारे में, करैक्टर्स के बारे में, एनिमल्स और प्लांट्स के। अब कुरान पाक की कुछ आयत हैं जो यहाँ पर मेंशन है, उन आयत को देख लेते हैं। सबसे पहली जो आयत है वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई। कुरान पाक की सबसे पहली जो तर्जुमा है वी मेड एवरी लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर, कि हमने तमाम के तमाम जानदारों को किससे पैदा किया, तमाम के तमाम जानदारों को पानी से पैदा किया। जी बिल्कुल, हमारी जो शुरुआत है वो पानी से ही होती है। हम अगर स्पर्म की और ओवम की बात करें तो जो स्पर्म होता है वो भी लिक्विड की सूरत में होता है, और इसी तरीके से जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी तकरीबन 70 to 90% वाटर से मिलकर बना है। अगर आप वाटर निकाल दें तो आपका प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, और जब प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल ज़िंदा नहीं होगा, और जब सेल ज़िंदा नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी, क्योंकि लाइफ जो है वो डिपेंड करती है सेल पर। सेल है तो लाइफ है, सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है। और सेल किससे मिलकर बना है? 70 to 90% वाटर से मिलकर बना हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ये बताया हमें कि हमने तमाम के तमाम जानदारों को किससे पैदा किया, तमाम के तमाम जानदारों को पानी से पैदा किया। दूसरी कुरान पाक की जो आयत है वल्लाहु खलका कुल्ला दाब्बतिन मिन माइन फमिनहुम मन यमशी अला बतनिही व मिनहुम मन यमशी अला रिजलैन व मिनहुम मन यमशी अला अरबा यखलुकुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। तर्जुमा है कि अल्लाह ताला ने बनाया है तमाम के तमाम एनिमल्स को पानी से, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन पर यानी कि अपने पेट के बल रेंगते हैं, कुछ अपनी 2 टांगों पर चलते हैं और कुछ अपनी 4 टांगों पर कर चलते हैं। अल्लाह ताला ने हर उस चीज़ को बनाया जिसे अल्लाह ताला चाहता था, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। यहाँ से हमें लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के करैक्टर्स के बारे में पता लगा कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो पानी में चलते हैं, मतलब तैरते हैं, और कुछ ज़मीन पर चलते हैं 2 पैरों से, और कुछ 4 पैरों से चलते हैं, और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं कि जिनके पास पाँव नहीं होते तो अपने पेट के बल ज़मीन पर रेंगते हैं। यहाँ से वाटर जो आपके पास सिंबल है वो है प्रोटोप्लाज्म, जो कि बेसिस है किसका? लाइफ का। मैंने भी आपको बताया ना कि जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है वो 70 to 90% वाटर से मिलकर बना हुआ है, और अगर आप वाटर को ही निकाल देंगे तो लाइफ इम्पॉसिबल है, लाइफ हो ही नहीं सकती। तो वाटर जो है वो सिंबल है यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना वो आपको मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में करैक्टर्स के बारे में बता दिया कि मुख्तलिफ़ जानदारों के पास मुख्तलिफ़ करैक्टर्स होते हैं। अगली एक और आयत है, उसे पढ़ लेते हैं।
ये जो आयत है इसका तर्जुमा समझ लेते हैं। तर्जुमे में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि एंड द अर्थ आर नेबरिंग ट्रैक्स, ज़मीन और ज़मीन के आसपास के जो चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं, विंडोड एंड प्लॉग्ड लैंड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास लैंड्स हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उसमें खजूर उगाए हैं और जिनमें हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, यानी कि पानी से खजूर उगाए हैं, पानी डालते हैं। एंड वी हैव मेड सम ऑफ देम टू एक्सल अदर्स इन फ्रूट्स, और मुख्तलिफ़ किस्म के अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किए, फ्रूट्स उगाए हैं। लॉल हियर इन वेराइली एंड प्रोटेक्ट फॉर पीपल हु हैव सेंस, और ये निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़साम के फ्रूट्स का ज़िक्र किया कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हैं, खट्टे फ्रूट्स भी हैं, मीठे फ्रूट्स भी हैं, कलर के मुताबिक भी मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट हैं, और सब के सब फ्रूट किससे पैदा होते हैं, पानी से पैदा होते हैं। क्योंकि जब आप क्या करते हैं, एक सीड को सॉइल में लगा देते हैं, तो सीड को सॉइल में लगाने के बाद वाटर हम उसमें डालते हैं और सनलाइट जब पड़ती है तो वो सीड जर्मिनेट करना शुरू होता है। यहाँ भी वाटर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वाटर ही यानी कि है जिसके ज़रिए वो प्लांट उगता है। लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के फलों में मुख्तलिफ़ जायके होते हैं, जबकि पानी तो एक ही है। पानी अगर आप पूरी दुनिया का कोई भी उठा कर देख लें तो उसकी जो कंपोजिशन है वो केमिकली वो एक ही होती है, जिसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। तो ये जितने भी हैं ना, एक ऑक्सीजन का एटम और 2 जो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, तो जो मतलब जितने भी आप पानी के सैंपल ले लें, पानी के नमूने ले लें, सब में आपको पानी उसी तरह का मिलेगा ना, यानी कि H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। लेकिन फ्रूट्स के जायके क्या हैं, मुख्तलिफ़ हैं। तो ये निशानियां हैं उनके लिए कि जो क्या हैं, समझदार हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो वो अल्लाह की इस कुदरत को जानते हैं। अल्लाह ताला ने रिवील कर दिया है कुछ फैक्ट्स को प्लांट की ग्रोथ के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में इन आयत में। तो ये टॉपिक हमारा कुरान और बायोलॉजी मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट का किरदार, मुस्लिम साइंटिस्ट की खिदमत पढ़ेंगे हम कि उन्होंने साइंस में कितना काम किया, स्पेशली इन बायोलॉजी। मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत काम किया और इन्होंने ग्रेट रोल अदा किया डेवलपमेंट में बायोलॉजिकल साइंस। यानी कि बायोलॉजिकल साइंस जो हम पढ़ते हैं, जिसमें हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसकी जो डेवलपमेंट थी, यानी कि उसकी जो शुरुआत थी, वो करने वाले मुस्लिम साइंटिस्ट थे। मुस्लिम साइंटिस्ट ने साइंस की बुनियाद रखी, बायोलॉजी के साथ साथ साइंस की बुनियाद रखी। साइंस जो वर्ड है वो साइंशिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना। लेकिन मुस्लिम साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या इजाद किया, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंशन का जो तरीक़ेकार था वो सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट देने वाले थे। मुस्लिम साइंटिस्ट ने ही ये बात की कि जब भी आप किसी भी चीज़ को क्या करें, साइंस में इंक्लूड करें, तो आपने क्या करना है, उस बात को, उस चीज़ को सबसे पहले ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहिदा और फिर एक्सपेरिमेंशन, तजुर्बा करके साबित करना है। ये देख लेना है कि आप जो बात कर रहे हैं गोया वो बात दुरुस्त है भी या नहीं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो ठीक नहीं होती, लेकिन हमारे मुताबिक उनका नज़रिया कुछ और होता है, लेकिन ज़िंदगी में असल में उनका मतलब कुछ और होता है। तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने यही कहा कि अगर हम लोग सिर्फ बातों पर जाएं कि मुझे ऐसा लगता है या ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता है, तो फिर आप साइंस को जो है ना वो ठीक तरीके से आगे लेकर नहीं चल सकते। तो यहाँ जो मालूमात होगी फिर वो अजीब व गरीब मालूमात आ जाएगी। तो आप क्या करें कि आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करें। ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंशन करना है, यानी कि तजुर्बा करना है। और जब आपका ऑब्जर्वेशन और तजुर्बा दोनों चीज़ें ठीक हो जाएं तो आपकी बात क्या बन जाएगी, साइंस में इंक्लूड हो जाएगी, यानी कि वो थ्योरी बन जाएगी या फिर लॉ बन जाएगी। तो साइंस में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंशन
शुरू करने वाले मुस्लिम साइंटिस्ट थे, जो इन्होंने पहली हिजरी के अंदर किया था। उसके बाद इम्पोर्टेंट मुस्लिम साइंटिस्ट की कुछ डिटेल है हमारे पास, जिन्होंने बड़ा काम किया है, उन्हें वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिक्र है जाबर बिन हयान साहब का। जाबर बिन हयान 722 में 720 में 22 में पैदा हुए थे और 1817 AD यानी कि आफ्टर डेथ ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम इनका इंतकाल हो गया था। ये ईरान में पैदा हुए थे और इन्होंने जो काम किया वो ज़्यादातर तो केमिस्ट्री में काम किया। इन्हें केमिस्ट्री का बानी भी कहा जाता है। आप पढ़ेंगे कि अगर आप पुरानी केमिस्ट्री का बानी पढ़ेंगे तो जाबिर बिन हयान साहब को कहा जाता है। इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत काम किया, लेकिन केमिस्ट्री के साथ साथ इन्होंने बायो में भी काम किया। इन्होंने किताब लिखी किसके बारे में? प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। जो किताबें थी, एक का नाम था अल नबातात और दूसरे का नाम था अल हैवान। जो अल नबातात किताब थी, इसमें उन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया, प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, उनकी स्पीशीज़ के बारे में बताया, प्लांट्स के डेवलपमेंट के बारे में बताया। इन्होंने प्लांट्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया कि प्लांट क्या होते हैं, किस तरह सर्वाइव करते हैं, प्लांट के पास कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है। तो सारी चीज़ें जो है उन्होंने अल नबातात किताब में बताई अबाउट प्लांट्स। और दूसरी जो किताब थी इनकी अल हैवान, इसमें उन्होंने किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में बताया कि जो एनिमल्स हमारे पास हैं, इनकी स्पीशीज़ कितनी है और एनिमल्स किस तरह सर्वाइव करते हैं, एनिमल के पास कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो एक जो किताब लिखी इन्होंने अल हैवान, उसमें इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया। और इनकी एक बड़ी मशहूर किताब थी, यानी कि दोनों एनिमल के बारे में ये अल हैवान और प्लांट्स के बारे में अल नबातात, ये दोनों बड़ी मशहूर किताबें थीं और ये इन किताबों के नाम से जाने जाते थे। नंबर 2 पर है अब्दुल मालिक अस्माई। अब्दुल मालिक अस्माई 741 में पैदा हुए और 828 आफ्टर डेथ इस्लाम, मैंने आपको पहले बताया, उसमें इनका इंतकाल हो गया। ये बड़े जूलॉजिस्ट थे। आप जानते हैं जूलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जूलॉजिस्ट कहते हैं उनको जो स्टडी करते हो अबाउट प्लांट्स या एनिमल्स, अबाउट एनिमल्स सॉरी, वो जो एनिमल्स की स्टडी करते हो उन्हें हम जूलॉजिस्ट कहते हैं। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत किताबें लिखी, जिनमें अल खैल है जो हॉर्स के बारे में थी, जिसमें उन्होंने हॉर्स के बारे में बताया, घोड़ों के बारे में बताया, घोड़ों के कैरेक्टर्स के बारे में बताया, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, उनके काम करने के बारे में बताया कि उनका कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है। और इन्होंने अल इब्न लिखी जो कि कैमल के बारे में थी। आप जानते हैं कैमल जो है कि एक स्पेशल एनिमल है हमारे पास, कि अल्लाह ताला ने जिसको सलाहियत दी है कि वो 7 दिन का खाना और पानी अपने पास क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है, और रेगिस्तान में रहने वाला जानवर है। तो कैमल के बारे में इन्होंने किताब लिखी। इसी तरह इन्होंने अलशद किताब लिखी जो कि शीप के बारे में थी। अल वहूश लिखी जो कि वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों के बारे में थी। इसी तरह इन्होंने खलकुल इंसान लिखी, जिसमें उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स बताए ह्यूमन बॉडी के और उनके फंक्शन के, यानी कि उनका फंक्शन बताया, यानी कि फिजियोलॉजी। इन्होंने फिजियोलॉजी पर भी ये किताब लिखी, जिसमें इन्होंने इंसानों के ऑर्गन्स और उनके फंक्शन के बारे में बताया। तो अब्दुल मालिक अस्माई का बड़ा किरदार है बायोलॉजी के अंदर। इन्होंने प्लांट्स के बारे में तो इतना काम नहीं किया, लेकिन एनिमल्स के बारे में इन्होंने बहुत मालूमात हम लोगों को फ़राहम की। मुख्तलिफ़ किताबें इन्होंने लिखी, और जिसमें जो मशहूर किताबें हैं उनका ज़िक्र यहाँ पर हमने कर लिया है। अल खैल है, अल इब्ल है, अल शाह है, अल वहूश है और खलकुल इंसान वगैरह। ये वो किताबें हैं जो बड़ी मशहूर हुई, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया एनिमल्स के बारे में। नंबर 3 पर जो साइंटिस्ट हैं अबू अली सीना। अबू अली सीना 980 में पैदा हुए और 1037 में इनका इंतकाल हो गया। जो अबू अली सीना साहब थे ना, ये ग्रेटेस्ट थे तमाम मुस्लिम साइंटिस्ट में, यानी कि बड़े मशहूर थे और बड़ा नाम था अबू अली सीना साहब का। और इन्हें जो है वो फाउंडर ऑफ मेडिसन कहा जाता है, यानी कि दवाइयों को इजाद करने वाला, दवाइयों का बानी अबू अली सीना साहब को कहा जाता है। और वेस्ट में लोग इनको एविसीना के नाम से जानते थे। ये बड़े मशहूर हुए और उन्होंने बहुत बीमारियों की दवाइयाँ इजाद की या दवाइयाँ बनाई। इन्होंने बहुत सारी
बीमारियों को आइडेंटिफाई भी किया जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, यानी कि ये स्वेलिंग की बीमारी होती है जिसमें ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और दूसरी किस्म की इन्फ्लामेशन, सूजन, जो हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पर सूजन आ जाती है। तो इन बीमारियों के बारे में इन्होंने बताया, इन डिजीज़ के बारे में इन्होंने बताया कि ये क्या सबब है इन बीमारियों का, आगे की बीमारियां क्यों होती हैं। इन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर भी बड़ा काम किया, एस्ट्रोनॉमी में, जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट स्टार्स, अबाउट यूनिवर्स, तो एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने बड़ा काम किया, फिज़िक्स में किया, और पैलियोंटोलॉजी में भी इन्होंने काम किया। पैलियोंटोलॉजी ये पीछे ब्रांच हम लोगों ने पढ़ी है, पैलियो और ऑन्टोस और लोगोस, ठीक है ना, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं एंशिएंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पहले मौजूद थे लेकिन आज उनका वजूद नहीं है या उनकी कोई निशानी बाकी है, तो उसके बारे में इन्होंने उसमें बड़ा काम किया इन्होंने। और म्यूज़िक पर इन्होंने काम किया। देखिए म्यूज़िक में आपने देखा होगा एक धुन होती है ना, मतलब एक सिंबल सा, इस तरह सा एक सिंबल बना हुआ होता है, और मतलब इस तरह से जो है वो सिंबल बने हुए होते हैं। तो जो म्यूजिशियन होते हैं ना, वो इन सिंबल को देख देख कर और म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं, सही है। तो ये जो सिंबल होते हैं ना, सबसे पहले म्यूज़िक में इन सिंबल को याद करने वाले जो थे वो बू अली सीना साहब थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी अल कानून और फिल तिब अब शिफ़ा, तो शफ़ा, तो ये बड़ी मशहूर किताबें थी इनकी, और इन्होंने जो है ना वो इसमें फिल तिब शिफ़ा के अंदर इन्होंने बीमारियों का और उनके इलाजों का जिक्र किया था। तो मुस्लिम साइंटिस्ट का टॉपिक यहाँ पर मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।